बुजुर्ग जो है वह कहने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। भरे को खाली करना और खाली को भरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उस प्रौढ़ व्यक्ति से छूट कर क्या है युवक पर हमला करने के बारे में यहाँ पर प्रयत्न जो है वह कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर BCA के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो समर्पित जीवन पाठ है उसको देखेंगे। देखिए, समर्पित जीवन जो एकांकी है, इसके फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन में जो है लगभग जो पाठ है वहां हो चुका है। ये चौथा सेशन है और आखिरी सेशन है इस पाठ के। तो इसके पहले वाले जो सेशंस थे उसमें पाठ यहाँ तक हुआ था कि जो बुजुर्ग है वहां अचानक से कुछ अजीब सी बातें जो है करने लगता है। जो बुजुर्ग अब तक जो है युवक को शिक्षक के जीवन के बारे में, उसके काम के बारे में समझा रहा था, उसे समझाते समझाते जब समर्पित जीवन की बात आ जाती है तब उस बात पर समर्पित जीवन क्या, समर्पित जीवन है क्या, जीवन है करके जब युवक हंसता है तभी बुजुर्ग को अचानक से गुस्सा आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह क्या करने लगता है, यहाँ पर युवक पर जो है यहाँ पर गुस्सा करने लगता है। पहले तो वो नाटकीय विनम्रता से उससे जो है अजीब बातें करने लगता है, फिर उसके बाद गुस्सा जो है वह करने लगता है। तो वो पूछने लगता है कि कौन हो तुम कौन हो, अभी तुम हमारे सीनियर बन जाओगे, तुम्हें अभी प्रमोशन मिला जाएगा, तुम लायक हो और हम नालायक ठहरा दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ अजीब सी बातें जो है यहाँ पर बुजुर्ग करने लगता है। युवक को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो पूछता है कि आप ये क्या कह रहे, ऐसे गुस्सा क्यों हो गए करके। तभी वह पूछता है कि तुम कौन हो करके। यहाँ तक पाठ हुआ था, तो आइए अभी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग कहता है, यहाँ क्यों आए हो, तुम हमसे आगे बढ़ोगे, हमको नया कानून सिखाओगे, तुम। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग जो है वह कहने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, तुम हमसे भी आगे बढ़ जाओगे और तुम हमें ही कानून सिखाओगे। तो इस तरह से कुछ अजीब सी बातें जो है यहाँ पर वह करने लगता है। फिर क्या होता है, युवक डरते हुए, देखिए युवक यहाँ पर डर जाता है और वह डरते हुए कहने लगता है कि सर आपको क्या हो गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग झपट कर आगे बढ़ता है, युवक का कॉलर पकड़ लेता है और उसकी कमीज फाड़ देता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, युवक यहाँ पर उसे पूछता है डरते हुए कि सर आप ये सभी बातें क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मैंने तो आपसे ऐसे कोई भी बात नहीं कही कि जो आप मुझसे गुस्सा हो जाए, फिर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो करके युवक यहाँ पर पूछने पर जो है जो बुजुर्ग है उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वह झपट कर जो है आगे बढ़कर अचानक से युवक की जो कॉलर है वह पकड़ लेता है और उसकी कॉलर पकड़ते हुए उसका जो कमीज, जो शर्ट रहता है उसे वह फाड़ देता है। फिर क्या होता है, युवक घबरा कर चिल्लाते हुए, बचाओ भाइयों, मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। मंच पर एक प्रौढ़ व्यक्ति आकर बुजुर्ग को पकड़ता है। बुजुर्ग किसी तरह उससे छूटकर युवक को झंझोड़ने की कोशिश करता है और साथ ही चीखता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तो जब अचानक से बुजुर्ग जो है यहाँ पर युवक का जो कमीज, जो शर्ट है उसे फाड़ने लगता है, उसका कॉलर पकड़ता है, तभी यहाँ पर युवक को और भी जो डर है उसे होने लगता है। तो वो चीखने लगता है डर के मारे, अरे बचाओ, अरे भाइयों कोई है तो मुझे बचाओ। देखिए ये एकांकी है, नाटक है, तो यहाँ पर क्या है, मंच है। तो मंच पर यहाँ पर बगीचे का वातावरण है, इसका अर्थ वह क्या है, यहाँ पर पार्क में है या फिर बगीचे में है, इस तरह। तो यहाँ पर वह चिल्लाने लगता है, अरे भाइयों मुझे बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ करके। तभी मंच पर जो है, स्टेज पर, मंच पर जो है एक प्रौढ़ व्यक्ति जो है वह आता है और आकर जो है वह बुजुर्ग को पकड़ने लगता है, क्योंकि वो बुजुर्ग जो है यहाँ पर युवक पर हमला करने वाला था या फिर उसकी शर्ट से भी फाड़ते हुए उस पर हमला कर रहा था। तो यहाँ पर उसको पकड़ लेता है, वो प्रौढ़ व्यक्ति जो आता है
वह क्या करता है, बुजुर्ग को पकड़ता है। फिर भी यहाँ पर जो बुजुर्ग है उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। वो उस प्रौढ़ व्यक्ति से जो है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए फिर से यहाँ पर युवक को पकड़ने की जो कोशिश है वहां करता है। तभी देखिए बुजुर्ग गुस्से से चीखते हुए, छोड़ दो मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं इसे देख लूंगा। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग क्या कर रहा है, कह रहा है उस प्रौढ़ व्यक्ति से कि मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे पकड़ कर रखा है, मुझे छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं इसे मार डालूंगा। इस तरह से वह जो है बातें जो है कर रहा है। तभी देखिए यहाँ पर युवक कुछ न समझते हुए अपनी सफाई देता है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, बेकार मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर बुजुर्ग कहता है कि इसने मुझे बहुत सताया है, मैं यहाँ पर इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, तभी युवक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही तो उन दोनों का भेंट हुआ है और वो सिर्फ नौकरी के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पर मारने की बात कहाँ से आ गई, युवक को पता ही नहीं। वो ना समझते हुए जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसे कहता है कि पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हो गया, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा और ये बेकार में ही मुझ पर चिल्लाने लगे हैं, बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं करके वहां कहता है। गुस्से के कारण बुजुर्ग की आंखें लाल हो जाती है, मुंह से सफेद झाग निकलता है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, वह हाथ पैर पटकते हुए छूटने की और युवक पर झपटने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर एक तरफ युवक यहाँ पर अपनी सफाई दे रहा है और एक तरफ यहाँ पर बुजुर्ग जो है उस प्रौढ़ व्यक्ति से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। गुस्से के मारे उसके आंख से भी लाल हो गए। देखिए उसके मुंह से सफेद झाग भी निकल रहा है और उसके बाल सभी बिखरे हुए हैं। तो इस हालत में भी बुजुर्ग यहाँ पर उस प्रौढ़ व्यक्ति से छूटकर युवक पर हमला करने का जो कोशिश है वह करता है। देखिए यहाँ पर वहां हाथ पैर पटकते हुए छूटने की और युवक पर झपटने की कोशिश करता है। प्रौढ़ व्यक्ति बुजुर्ग को पकड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। मंच पर एक प्रौढ़ स्त्री बुजुर्ग की पत्नी आती है, वह बुजुर्ग को शांत करती है, युवक को देखकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग जो है यहाँ पर शांत ही नहीं हो रहा है, वो उस प्रौढ़ व्यक्ति से छूटकर क्या है युवक पर हमला करने के बारे में यहाँ पर प्रयत्न जो है वह कर रहा है। फिर इतने में क्या होता है, जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसे शांत करने का जो प्रयास है या फिर कोशिश है वह करता है, फिर भी वह शांत नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पर मंच पर जो है एक स्त्री आती है, एक स्त्री आती है और वह जो है उस बुजुर्ग को शांत करती है। फिर वह क्या करते हैं, हाथ जोड़कर यहाँ पर माफी मांगती है। फिर देखिए स्त्री युवक और प्रौढ़ पुरुष से माफ करना भैया जी। देखिए माफी मांगते हुए यहाँ पर वो क्या कहती है, युवक और प्रौढ़ पुरुष दोनों से पर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कैसे, माफ करना भैया जी करके। तभी देखिए पुरुष, कोई बात नहीं, आप इन्हें घर ले जाइए। जो पुरुष यहाँ पर बुजुर्ग को जो है पकड़ कर रखा हुआ होता है ना, वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप इन्हें घर ले जाइए करके वहां कहता है। तभी स्त्री युवक से, माफ करना भाई साहब, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। युवक कमीज ठीक करते हुए, ये बुजुर्ग कौन है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही स्त्री जो है युवक से माफी मांगती है तो यहाँ पर जो युवक है वह क्या करता है, अपने कमीज को ठीक करते हुए, ये बुजुर्ग कौन है और ये क्यों ऐसे सभी कर रहे हैं करके वह प्रश्न जो है उस स्त्री से पूछता है। तभी स्त्री हाथ जोड़कर दुखी आवाज में, माफ करना भाई साहब, ये मेरे पति है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, घर में इन्हें बंद करके रखा जाता है, ना जाने आज कैसे बाहर निकल आए। देखिए यहाँ पर असल में बात क्या है, उनका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ गया है। शायद ही अब तक बहुत लोगों को ये डाउट आ गया होगा कि ये बुजुर्ग जो है ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, क्या यहाँ पर वह पागल है क्या। हाँ, उनका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ गया है। इसीलिए अगर आप पहले से देखते आएंगे ध्यान से, फिर से एक बार आप अगर पाठ को पहले से देखते आएंगे या फिर
पढ़ेंगे किताब में तो उनका जो बर्ताव है पहले से ही अजीब लगेगा आपको। कुछ ही पल में हंसना, कुछ ही पल में गुस्सा हो जाना, और बार बार जो है यहाँ पर हाथ उठाकर हंसना, अपने सिर को खुजाना, ऐसे बहुत सारे अजीब सी हरकतें जो है वह पहले से ही करते आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए जो है यहाँ पर वह युवक से इस तरह पेश आ रहे थे। अभी तो वो अपना पूरा आपा खो देते हैं, तभी जाकर क्या है वो इस तरह यहाँ पर युवक को मारने की बात जो है वह कर रहे हैं। आइए अभी आगे देखेंगे, अभी ये क्यों ऐसे कर रहे थे, ये तो कारण पता चल गया, और क्यों ऐसे हो गए, उनका मानसिक संतुलन खोने का जो कारण है वो क्या है आगे हम देखेंगे। तो स्त्री जो है युवक से कहती है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। युवक पूछता है ना उससे, ये ऐसे क्यों करते हैं, कौन है करके, तभी वो कहती है कि ये मेरे पति हैं। वो जो बुजुर्ग है उस स्त्री के पति थे, तो ये मेरे पति है, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए हम इन्हें घर पर ही बंद करके रखते हैं। न जाने कैसे आज घर से बाहर निकल कर आए, पता नहीं, हम उन्हें ढूंढ रहे थे करके यहाँ पर वहां कहती है। तभी देखिए युवक अपनेपन से, बहन जी क्या ये हमेशा ऐसा करते हैं? देखिए यहाँ पर एक अपनापन जताते हुए जो युवक है स्त्री से पूछता है, बहन जी क्या ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, क्या हमेशा ऐसा ही रहते हैं क्या करके वह पूछता है। तभी स्त्री दुख के साथ, हाँ भाई ये पागल हो गए हैं, मैं बहुत देर से इन्हें ढूंढ रही हूँ। एक जमाना इनका भी था जब ये आदर्श शिक्षक माने जाते थे, पूरे प्रांत में इनके जैसा मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक दूसरा नहीं था। देखिए यहाँ पर युवक के प्रश्न का जवाब देते हुए यहाँ पर स्त्री कहती है, बहुत ही दुख से कहती है, हाँ भाई ये पागल हो गए हैं, ये पागल जो है हो गए हैं, मैं इन्हें ही ढूंढ रही थी, पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, मगर एक जमाना इनका भी था। देखिए ये आदर्श शिक्षक माने जाते थे, एक आदर्श शिक्षक माने जाते थे, बहुत ही मेहनती और ईमानदार शिक्षक हुआ करते थे। तो ये सभी कहते हुए वह कहती है आगे, आदर्श शिक्षक के अनेक पुरस्कार इन्हें मिले हैं, सभी लोग इनका सम्मान करते थे, कितने साल और फूलों के हार इन्हें सम्मान में मिलते थे। देखिए यहाँ पर स्त्री कहती है कि आदर्श शिक्षक के अनेक पुरस्कार जो है इन्हें मिले हैं, कितने साल जो है इन्हें पुरस्कार, और आदर्श शिक्षक होने के कारण फूलों की जो माला है उसे अर्पण जो है इन्हें किया जाता था। तो एक वक्त इनका ऐसा था कि ये आदर्श शिक्षक थे, मेहनती और ईमानदार शिक्षक थे, इन्हें पुरस्कार भी, बहुत सारा पुरस्कार और सम्मान भी मिला है करके वहां कहती है। देखिए जो एक आदर्श शिक्षक था, जो एक अच्छा व्यक्ति था, जो एक ईमानदार मेहनती व्यक्ति था, तो वो क्या हो गया, वो कारण क्या है कि वह आज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए आगे यहाँ पर युवक अफसोस से हाथ मलते हुए, ओ फिर ऐसा क्यों करते हैं ये। देखिए युवक को भी यही प्रश्न खाई जा रही है, अगर ये आदर्श शिक्षक थे तो ये कैसे अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसा क्या हो गया कि आज इनकी जो परिस्थिति है इस तरह है। तभी देखिए यहाँ पर स्त्री दुख के साथ, स्त्री जो है दुख के साथ यहाँ पर कहती है कि पता नहीं कौन सी कारण है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां इनके सामने आई, पता नहीं कौन सी घटनाओं ने इन्हें इतना संतप्त और दुखी किया, इससे ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देखिए स्त्री तो पहले यहाँ पर क्या कहती है, पता नहीं ऐसे कौन से परिस्थितियों का सामना इन्हें करना पड़ा, मुझे पता नहीं कि ये आज इतना संतप्त और इन्हें इतना संतप्त और दुखी कर दिया है कि अपनी मानसिक संतुलन तक ये खो बैठे हैं। एक व्यक्ति की मानसिक संतुलन कब खोता है, जब उसे बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा दुख होता है, उसे सदमा लगता है। तो शिक्षक के जीवन में ऐसे क्या हुई होगी कि आज वो
ऐसे हो गए हैं। देखिए वो कहती है जिससे ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उम्र अभी 50 के लगभग है, मगर हालत देखिए कितने बुजुर्ग दिख रहे हैं। इनकी ऐसी मानसिक हालत देखकर स्कूल से इन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। स्कूल की बातें ये भूल नहीं पाते हैं, इसी से इनकी ऐसी हालत हो गई है। भाई साहब आप हमें माफ कर देना। देखिए यहाँ पर जो असल बात है वह यहाँ पर कह रही है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से कारण जो है जो इनके मानसिक संतुलन यहाँ पर अभी बिगड़ गया है, मैं नहीं जानती। ये एक अच्छे शिक्षक थे, एक आदर्श शिक्षक थे। देखिए इनका उम्र अभी सिर्फ 50 के लगभग है, मगर ये दिखते कितने बुजुर्ग दिखते हैं, कितने बूढ़े ये अभी दिख रहे हैं। तो इनके इसी हालत के कारण जो है उनको यहाँ पर क्या कर दिया है, स्कूल से सेवा मुक्त कर दिया है। स्कूल से जो है इन्हें यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया है, मगर फिर भी क्या है, ये स्कूल की बातों को भुला नहीं पा रहे हैं। हमेशा वही बातें जो है करते रहते हैं। देखिए कुछ समय पहले भी वो स्कूल के ही बातें, एक शिक्षक को कैसे रहना है, स्कूल में क्या होता है, यही बातें ही वो युवक को भी बता रहे थे। तो वो अभी भूल नहीं पा रहे। तो आप हमें माफ कर देना भाई करके वहां कहती है, युवक से फिर से माफी मांगती है। तब देखिए युवक, हाँ लेकिन कुछ कारण जरूर होगा जिसके कारण ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। फिर भी यहाँ पर युवक जो है वो बात जानना चाहता है कि कोई तो कारण होगा, ऐसे तो कोई पागल नहीं हो जाता, तो कुछ तो कारण होगा कि जिससे ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो वह क्या कारण है करके वह पूछता है फिर से। तभी देखिए स्त्री दुख के साथ, अभी युवक के बार बार पूछने पर स्त्री जो है बहुत ही दुख के साथ कहती है, अब क्या बताइए भाई, प्राइवेट स्कूल में थे, इन्हें विश्वास था धीरे धीरे प्रमोशन से ऊंचे पदों पर पहुंचेंगे, स्कूल के हर काम में सबसे आगे रहे हैं, बहुत ज्ञानी है, अध्ययनशील, ईमानदार, मेहनती है। देखिए यहाँ पर अभी वो कहती है कि क्या बताइए भाई, अभी ये एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे थे, तो इन्हें बहुत ही विश्वास था कि इन्हें प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि ये तो जो है बहुत ही अध्ययनशील, ईमानदार और मेहनती थे, और उसके साथ साथ बहुत ही ज्ञानी भी थे। बहुत ही ज्ञानी थे, अध्ययनशील थे, ईमानदार थे, और उसके साथ साथ स्कूल के हर एक काम में वहां हमेशा आगे रहते थे, हर एक जिम्मेदारी को अपने सिर पर लेकर वहां बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। फिर लेकिन इनका विश्वास लगातार तोड़ा गया, ये तन मन से टूटते गए। देखिए यहाँ पर इतना ईमानदार, मेहनती, ज्ञानी होने के बावजूद जो है इनका विश्वास तोड़ा गया। जैसे जैसे इनका विश्वास टूटता गया वैसे वैसे तन मन से जो है ये टूटते गए। तभी देखिए रिश्तेदारों और डोनेशन देने वालों को प्रमोशन दिए गए। देखिए यहाँ पर इनका विश्वास तोड़कर ये जो तन मन से टूटते जा रहे थे, इसका कारण क्या था, यहाँ पर जो मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल वालों के जो रिश्तेदार और जो डोनेशन देते थे उनको जो है यहाँ पर प्रमोशन मिलता था। कारण क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वालों के जो रिश्तेदार और उसके साथ साथ जो डोनेशन देता है उसको यहाँ पर प्रमोशन जो है दिया जाता था। तो इन्हें प्रमोशन के समय झूठे आरोप लगाकर रोक दिया गया। तभी से ये देखिए यहाँ पर, तो ये तो इतने ज्ञानी, ईमानदार, मेहनती होने के कारण इन्हें प्रमोशन ना देने के भी कोई कारण देना पड़ता है ना, तो इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ पर प्रमोशन देने के लिए एक अच्छे व्यक्ति को जो है झूठे आरोप लगाकर रोक दिया गया। तो जब जब भी किसी रिश्तेदार को या फिर कोई डोनेशन देने वालों को यहाँ पर प्रमोशन दिया जाता था, तो उस समय बुजुर्ग पर, जो एक आदर्श शिक्षक था, उस पर जो है झूठा आरोप लगाकर उसे रोक दिया जाता था। कोई भी कारण देकर झूठे आरोप लगाकर क्या है उसके जो प्रमोशन है उसे रोककर दूसरों को जो प्रमोशन है वहां दिया जाता था। तो तभी से ये ऐसे हो गए करके यहाँ पर बहुत ही दुखी से अपनी बात को वो अधूरा ही छोड़ देती है।
और फिर वह बुजुर्ग को देखती है। बुजुर्ग अपने दोनों हाथ सिर पर रखे हुए बेंच पर चुप बैठा है। ये कि अपनी बात को वही रोककर तभी से ये यही तक वह कह पाती है। तो एक बार वह बुजुर्ग को अपने पति को देखती है, तो जो पति मतलब जो बुजुर्ग है वह बेंच पर बैठा हुआ है, अपने दोनों हाथ जो है सिर पर रखकर वह बेंच पर बैठा है। देखिए पत्नी उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने की कोशिश करती है। बुजुर्ग चीखने लगता है। स्त्री उसे खींचते हुए ले जाने का प्रयत्न करती है। फिर जो बुजुर्ग बैठा था ना, उसके हाथ पकड़कर उसे क्या है ले जाने का जो कोशिश है, पर जैसे ही स्त्री करती है तब वह जो बुजुर्ग है चीखने लगता है। छोड़ो मुझे करके वह चीखने लगता है। फिर भी वह चुप नहीं होती, वह उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाने का जो कोशिश है वह करती है। तभी बुजुर्ग चीखते हुए, मेहनत मैं करूंगा, प्रशंसा दूसरों को मिलेगी। इतनी मेहनत के बाद मुझे क्या मिला? मेमो, टर्मिनेशन ऑर्डर, मेरी क्या गलती थी? कुछ भी नहीं, फिर भी सम्मान की जगह अपमान। अपमान। देखिए यहाँ पर ये कहते कहते अपने बाल खींचते हुए ये बातें जो है बोलता है वह। मतलब जैसे ही स्त्री मंच पर से जो है बुजुर्ग को ले जाने की कोशिश करती है, बुजुर्ग चिल्लाते हुए छोड़ो मुझे करके यहाँ पर वह चीखते हुए जोर जोर से यह कहने लगता है कि मेहनत मैं करूंगा, क्योंकि वह ईमानदार था, ज्ञानी था, हर एक काम में वह पहला था। तो ऐसे में मेहनत मैं करूंगा और प्रशंसा किसी दूसरे को मिलेगी। और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद मुझे क्या मिला? मेमो, टर्मिनेशन ऑर्डर, मेरी क्या गलती थी? देखिए वो अपनी मन की जो दुख है उससे जो उस पर जो बीता है, इसी के कारण जो है आज वह ऐसे पागल हो गया है। तो इतना ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी प्रमोशन ना मिले तो भी ठीक है, मगर जो आरोप उस पर लगाए गए, उस प्रमोशन से उसे रोकने के लिए जो आरोप लगाए गए, उससे तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और किस तरह यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, किस तरह वह भ्रष्ट व्यवहार करते हैं, तो यह भी हम देख सकते हैं। अगर वह संस्था में जो है भ्रष्ट व्यवस्था ना होती तो क्या है यहाँ पर सच में हकदार कौन थे प्रमोशन के लिए? यह शिक्षक, जो बहुत ही ईमानदार, ज्ञानी और मेहनती थे। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में जो है किस तरह भ्रष्ट जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वहां चलता है। जो ज्यादा पैसे देंगे या फिर कोई रिश्तेदार जो है उसे यहाँ पर जो है प्रमोशन दिया जाएगा, चाहे वहां उस पद के लिए उसमें अर्हता जो है वह हो या फिर ना हो, फिर भी प्रमोशन मिल जाएगा। तो इस भ्रष्ट व्यवहार से, इस भ्रष्ट व्यवस्था से जो बहुत ही ईमानदार शिक्षक या फिर अध्यापक रहते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी रहते हैं, उनको बहुत ही ठेस पहुंचता है। उन सबके प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर बुजुर्ग को देख सकते हैं, उन पर क्या बीतता है। तो देखिए यहाँ पर वो कहता है कि मेरी क्या गलती है? कुछ भी नहीं, फिर भी सम्मान की जगह अपमान मिला मुझे। देखिए सम्मान की जगह अपमान, सिर्फ अपमान और सिर्फ अपमान ही मुझे मिला करके वो यहाँ पर कहते हुए अपने बाल को खींचने लगता है। तो यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना जो बुरा है बीता होगा इस बुजुर्ग पर। देखिए स्त्री समझाते हुए, चुप हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों करते हो, इतना दुखी क्यों होते हो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए एक पत्नी जो है अपने पति को मतलब बुजुर्ग को यहाँ पर तसल्ली देते हुए या फिर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि चुप हो जाइए, इतना गुस्सा क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहिए करके वो उसे शांत करने की जो कोशिश है यहाँ पर करती है। फिर देखिए बुजुर्ग गुस्से से, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे नई पीढ़ी में आदर्शों का निर्माण करना है, नई पीढ़ी का व्यक्तित्व विकास करना है, मुझे पूरे समाज की चिंता है। देखिए बुजुर्ग को जो है उस स्कूल से निकाल दिया गया, अब वह शिक्षक नहीं रहा, मगर उसे अपनी जो जिम्मेदारी या फिर अपना जो काम है, इतना उससे लगाव है कि अभी भी वह उन बातों को नहीं भूल पा रहा है। अभी भी वह गुस्से से उस स्त्री से कह रहा है कि मुझे छोड़ दो,
मुझे क्यों पकड़ कर रखा है, मुझे जाने दो, मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे देश की रक्षा करनी है, मुझे नई पीढ़ी में आदर्शों का निर्माण करना है, पीढ़ी का व्यक्तित्व विकासन करना है। देखिए यहाँ पर वो पागल है, फिर भी वह बातें क्या कर रहा है, देखिए, क्योंकि उसका काम ही यही है। एक अच्छे शिक्षक या फिर एक आदर्श अध्यापक का क्या है, काम ही यही रहता है कि नई पीढ़ी का मतलब बच्चों का वह व्यक्तित्व विकासन करते हैं और उसके साथ साथ उनमें आदर्शों का निर्माण करते हैं। तो यह भी एक तरीके से देश की सेवा ही है, यह भी जो है एक तरीके से देश की सेवा ही है। देश के लिए एक अच्छे प्रजाओं का जो निर्माण है वह अध्यापक करते हैं, शिक्षक करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे जो आदर्श शिक्षक या फिर अध्यापक रहते हैं, उनको क्या इसका प्रतिफल मिलता है? काम से निकलने के बावजूद भी या फिर स्कूल से निकालने के बावजूद भी बुजुर्ग जो है यहाँ पर इन बातों को भूल नहीं पा रहा है। वह फिर से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं समाज को नई दिशा देना चाहता हूं, मेरा जीवन देश के लिए है, मेरा जीवन समाज के लिए है। समाज के, स्कूल के बच्चों को साहित्य, कला, संगीत, व्यायाम सिखाना है, इतिहास पढ़ाना है। देखिए अभी भी वो कहता है कि मुझे समाज को नई दिशा देना है और उसके साथ साथ मेरा जीवन जो है वह देश के लिए है, मेरा जीवन समाज के लिए है। देखिए वह एक आदर्श शिक्षक था, इसीलिए सभी उसके आदर्श थे। वो अपने आप को जो है देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के जीवन के लिए जो है उसने समर्पित कर दिया था। इसीलिए वह अभी भी अपनी जिम्मेदारी को जो है भूल नहीं पा रहा है। वो अभी भी इसीलिए यही कह रहा है कि मेरा जीवन देश के लिए है, समाज के लिए है, मुझे नई पीढ़ी के लिए जो है यहाँ पर उनका व्यक्तित्व विकासन करना है, उनके लिए यहाँ पर भविष्य का निर्माण जो है मुझे करना है। मुझे छोड़ दो, मुझे देश की सेवा करनी है और मुझे समाज के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर साहित्य, कला, संगीत, गणित, इतिहास यहाँ से भी पढ़ाना है मुझे। फिर वह कहता है कि गणित, विज्ञान, भाषा सब कुछ पढ़ाना है। युवक मंच के एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। बुजुर्ग विस्फारित नेत्रों से इधर उधर देखता है, हंसता है, फिर टहर टहर कर रहस्यमय ढंग से कहता है। देखिए यहाँ पर वो कहता है कि मुझे बच्चों को गणित सिखाना है, विज्ञान सिखाना है, उन्हें यहाँ पर इतिहास पढ़ाना है, उनका भविष्य का निर्माण करना है, उनके व्यक्तित्व का विकासन करना है, देश की, समाज की सेवा करनी है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा जीवन सिर्फ देश के लिए है, समाज के लिए, छोड़ दो करके अपनी पत्नी से वह कहता है। तो ये सब कुछ जो है युवक मंच के एक कोने पर खड़ा होकर वह देख रहा था। फिर वह बुजुर्ग इधर उधर जो है देखते हुए कुछ रहस्यमय ढंग से वह कहता है कि चीखते हुए, रहस्यमय ढंग से चीखते हुए वह कहता है कि मैंने भी शतरंज सीख ली है, मुझे शतरंज के लिए मोहरे तैयार करना है। मैं शिक्षक हूँ, अपने मालिक के किले का पहरेदार हूँ, अपनी शिक्षा संस्था का पहरेदार हूँ। देर तक हंसता है, पत्नी उसे ले जाने का प्रयत्न करती है। देखिए रहस्यमय ढंग से अभी वह क्या कह रहा है, मैंने शतरंज सीख ली है, मैंने भी शतरंज सीख ली है, मुझे शतरंज के लिए क्या है यहाँ पर मोहरे तैयार करना है। अभी मुझे छोड़ दो, मैं शिक्षक हूं और अपने मालिक के किले का पहरेदार हूं। देखिए जो शिक्षण संस्था, जो मैनेजमेंट वाले रहते वो उनके मालिक है, तो उनका जो किला, जो शिक्षण संस्था रहता है उसका मैं पहरेदार हूं। अपने शिक्षण संस्था का मैं पहरेदार हूं, अपने शिक्षण संस्था का मैं पहरेदार हूं, मुझे छोड़ दो करके वह कहता। फिर देर तक वहां हंसने लगता है। देखिए फिर बुजुर्ग गुस्से के साथ कुछ देर तक वह हंसता है, फिर गुस्से के साथ वह कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे कर्तव्य पूरे करने दो, मुझे जाने दो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए वो क्या कर रहा है यहाँ पर, अब तक जो यहाँ पर ये सभी रहस्यमयी ढंग से जो बात कर रहा था, अभी वो गुस्से से जो है यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ कर रखा है, मुझे मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने दो। देखिए यहाँ पर मुझे मेरे कर्तव्य पूरे करने दो, मुझे जाने दो,
मुझे और भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो है उन्हें पूरा करना है करके वह कहता है। बहुत सारे काम है, अचानक चीखने लगता है, बहुत सारे काम है, मुझे छोड़ दो। देखिए वो यहाँ पर कहता है अपनी पत्नी से कि मुझे बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारे काम है, छोड़ दो करके ऐसे चीखने जो है वहां लगता है। चीखते हुए चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को छोड़ने का आग्रह करता है और बार बार यही बात कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत काम करनी है, छोड़ दो मुझे करके यहाँ पर वह कहता है। पत्नी उसे खींचते हुए ले जाती है, फिर भी पत्नी उसे छोड़ती नहीं है। पत्नी उसको यहाँ पर खींचते हुए जो है ले जाती है। तभी युवक याद करते हुए स्वगत, देखिए एक तरफ पत्नी जो है जो बुजुर्ग को वहां ले जा रही है और एक तरफ युवक जो है वह सोचते हुए यहाँ पर क्या करता है, स्वगत मतलब अपने आप से कहने लगता है। स्वगत का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने आप से कहना। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने इन्हें शिक्षक अधिवेशन में देखा था, बहुत बड़े शिक्षक अधिवेशन में देखा था। देखिए अभी जाकर जो है युवक को याद आ रहा है कि उस बुजुर्ग को युवक ने कहाँ देखा था। अगर आपको याद हो तो युवक जो है यहाँ पर पहले ही बुजुर्ग से कहता है, जब वह मंच पर आता है तो बुजुर्ग को देखता है तो उसे लगता है कि उसने बुजुर्ग को कहीं पर देखा है, तो उसे आकर कहने लगता है ना कि मैंने आपको कहीं पर देखा है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं करके। तो अब उसे याद आ रहा है कि उसने कहाँ देखा था। देखिए एक शिक्षक अधिवेशन में उसने देखा था, वो भी एक बहुत बड़ा अधिवेशन था, तो वहां पर उसने देखा था। तो ये उसे अभी याद आ जाती है। तो वो हाथ मलते हुए हंसता है, बुजुर्ग और उसकी पत्नी को जाते हुए देखता है, फिर याद करते हुए जोर से पुकार कर पूछता है। देखिए अभी उसे याद आ गया तो ऐसे अपने हाथ को मलते हुए वो हंसता है। फिर यहाँ पर वो जोर से जो है बुजुर्ग और उसकी पत्नी को जाते हुए देखते हुए वह क्या करता है, जोर से कुछ पूछने लगता है। क्या पूछने लगता है, नेपथ्य की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में, ओ बहन जी सुनिए, मुझे यहाँ तो बता दो ये महाशय कौन से स्कूल में शिक्षक थे। देखिए नेपथ्य की ओर वह देखते हुए जोर से पूछने लगता है कि ओ बहन जी मुझे ये तो बता दीजिए जाते जाते कि ये महाशय वहां कहाँ काम करते थे, किस स्कूल में काम करते थे, ये तो बताते जाइए करके वहां पूछता है। तभी मुझे इनके स्कूल का नाम बता दो, प्लीज मुझे इनका नाम तो बता दो। बुजुर्ग और उसकी पत्नी चले जाते हैं। युवक को प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। नेपथ्य में बुजुर्ग की चीख पुकार और कही गई बातों की आवाज गूंजती है। देखिए यहाँ पर अभी जैसे ही यहाँ पर युवक पूछता है कि अभी उनका नाम तो बता दो, मतलब उनकी स्कूल का जो नाम है उसे बता दो, जो मतलब जो बुजुर्ग है उसका नाम तो बता दो, अभी मुझे इनका नाम तो बता दो, इनके स्कूल का नाम तो बता दो करके वो पूछता ही रहता है। और पत्नी और जो बुजुर्ग है वहां चले जाते हैं, उनका प्रस्थान होता है। देखिए मंच है तो मंच के एक कोने पर अगर युवक खड़ा है तो जो पत्नी है वह बुजुर्ग को, अपने पति को लेकर वहां चली जाती है। मगर उसके जाने के बावजूद भी नेपथ्य में बैकग्राउंड में यहाँ पर क्या है, उसकी जो आवाज है सुनाई देती रहती है। वो अभी भी जो है चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलता ही रहता है। क्या बोलता रहता है, देखिए सिर्फ अभी आवाज सुनाई देती है। अभी भी जो बुजुर्ग की नेपथ्य से आवाज जो है सुनाई दे रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे देश की रक्षा करनी है, मैं समाज को दिशा दूंगा, मैं समाज का भविष्य बनाऊंगा। देखिए अभी भी वही बातें वहां कह रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी भी बहुत सारे काम जो है करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे समाज को एक दिशा देना है। और भी वह कहता जाता है कि मैं देश के लिए राणा प्रताप और शिवाजी पैदा करने जा रहा हूं। देखिए मैं देश के लिए राणा प्रताप और शिवाजी को जो है पैदा करने जा रहा हूं, तो मुझे छोड़ दो करके कहता है। मुझे शतरंज का मोहरा मत बनाओ, मैंने भी शतरंज सीख ली है, मैं किले का पहरेदार हूं, मैं अपने मालिक के किले का पहरेदार हूं, मुझे मेरे कर्तव्य पूरे करने दो, मैं एक शिक्षक हूं, तो मुझे इस शतरंज का यहाँ पर मोहरा मत बनाओ,
मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा काम करने दो, अभी मैंने भी शतरंज जो है सीख ली है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, जो शिक्षण संस्था है उसमें शिक्षकों को जो है शतरंज के मोहरों की तरह प्रयोग किया जाता है। वहां पर जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं वो यहाँ पर सबको चलाते हैं, कब किसको कहां पर रखना है, कब किसे प्रमोशन देना है, कब किसे काम से निकालना है, सब उनकी मर्जी चलती है यहाँ पर। उसके लिए वो कोई भी कारण यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ सच्चे और कुछ झूठे कारण यहाँ पर वह दे सकते हैं, अपवाद लगा सकते हैं, अपमान कर सकते हैं। देखिए इसीलिए एक बार यहाँ पर जो युवक को समझाते हुए बुजुर्ग कहता है कि यहाँ पर भरे को खाली करना और खाली को भरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो समझ लो कि काम तो हमेशा ही रहता है, मतलब जब उनका मन चाहे किसी को काम से निकाल सकते हैं और काम पे ले सकते हैं। इसीलिए उसने युवक को ये भी बताया था कि जो मैनेजमेंट वाले रहते हैं, जो संस्थापक और व्यवस्थापक रहते हैं, वही तो शिक्षकों के भगवान होते हैं, वही ऊपर वाले हैं। सब वो ऊपर वालों की मर्जी, जैसा वो चाहे तो यहाँ पर वही भगवान है, वही करता धरता है शिक्षकों के। तो इसीलिए ये सभी बातें जो है उसने बताया था। तो नेक्स्ट देखिए वो कहता जाता है कि मैं अपने मालिक के किले का पहरेदार हूँ, मेरे कर्तव्य पूरे करने दो, मैं आदर्श शिक्षक हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं देश के लिए समर्पित हूँ, मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, मैं अपने शिक्षक संस्था के लिए समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने शिक्षण संस्था का मतलब मेरे मालिक के किले का मैं पहरेदार हूं, मुझे मेरे जिम्मेदारियों को, मेरे कर्तव्य को पूरा करने दो। मैं एक आदर्श शिक्षक हूं, तो मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हूं, मेरा जीवन समाज के लिए समर्पित है, मैं अपनी शिक्षण संस्था के लिए समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा है कि मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं। किस लिए समर्पित है वह शिक्षक, किस लिए समर्पित है वह अध्यापक, ये सभी बातें जो है वो फिलहाल अभी वह पागल है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो यह जो बोल रहा है, मगर ये जो बात है वह असल में सच ही है। जो अध्यापक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका जीवन जो है देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, अपनी शिक्षण संस्था के लिए समर्पित रहता है। यहाँ पर जो शिक्षक अध्यापक रहते हैं वो यहाँ पर अपने घर परिवार से भी ज्यादा समय जो है समाज के लिए ही वह समर्पित करते हैं। एक अध्यापक, एक शिक्षक जो है वह अपने घर परिवार से भी ज्यादा, देखिए यहाँ पर बुजुर्ग कह रहा है कि मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, एक शिक्षक अपने असल जीवन में भी वह क्या करता है, अपने समय को जो है अपने परिवार वालों से भी ज्यादा वह अपने शिक्षण संस्था के लिए, बच्चों के जीवन का भविष्य निर्माण करने के लिए, अपने समाज के लिए वह, अपने देश के लिए वह समर्पित कर देता है। देखिए देश के लिए एक अच्छे प्रजाओं का निर्माण करना भी देश सेवा ही है। तो यहाँ पर ये जो देश सेवा है, अध्यापक जो आदर्श अध्यापक रहते हैं ना वह करते हैं। ये बुजुर्ग भी क्या है, एक आदर्श अध्यापक था, आदर्श शिक्षक था, उसके कुछ आदर्श थे, बहुत ही ज्ञानी और ईमानदार था वह। तो इसीलिए जो है इन बातों को वो अभी भी नहीं भूल पा रहा है, मानसिक संतुलन खो बैठा है, फिर भी वह ये चाहता है कि उसे अपना काम करना है, उसे बच्चों के जीवन का निर्माण करना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, देश के लिए उसे क्या है, प्रजाओं के, एक अच्छे प्रजाओं के, उत्तम प्रजाओं का निर्माण उसे करना है, अपने शिक्षण संस्था के लिए जो है उसे काम करनी है। तो यहाँ पर ये सभी बातें जो है वह इतना ईमानदार था, इसीलिए तो क्या है उसके साथ जो छल होता है, जो धोखा उसके साथ होता है, बार बार जो उसे यहाँ पर अपमान कर कर
या फिर उस पर अपवाद लगाकर उसकी जो प्रमोशन है उसे रोक देते हैं, तो इसी से वह अपना मानसिक संतुलन जो है खो बैठता है। देखिए यहाँ पर युवक आवाज की ओर ध्यान देकर सुनता है। धीरे धीरे आवाज धीमी होती है। अभी तो क्या है, मंच पर सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही है बुजुर्ग की यहाँ सभी, तो वह अभी ध्यान से सुन रहा था, तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर आवाज धीमी होती जाती है, कम होती जाती है। युवक हताश होकर अपने दोनों हाथ सिर पर रखता है। युवक क्या करता है, हताश होकर अपने दोनों हाथों को सिर पर वहां रखता है और आकाश की ओर ऊपर देखता है। युवक पर प्रकाश केंद्रित होता है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। देखिए वह क्या करता है, अपने सिर पर हाथ रखकर वह ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखने लगता है, तो उस पर जो है वह प्रकाश केंद्रित होता है और पर्दा गिरता है। क्योंकि ये एक नाटक है, एकांकी है, एक नाटक है, तो यहाँ पर अंत में जो है मंच पर यहाँ पर्दा जो है गिरता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये जो एकांकी है यहाँ पर पूरा होता है, यहाँ नाटक यहाँ पर पूरा होता है। देखिए इस एकांकी से हमें दो प्रमुख बात जो है वह पता चलती है। एक, शिक्षकों का, अध्यापकों का जो जीवन है वह संघर्षमय रहता है और उनका जीवन जो है वह समाज के लिए और बच्चों के जीवन के व्यक्तित्व विकासन के लिए, अपनी शिक्षण संस्था के लिए जो है वह समर्पित रहता है। और एक जो प्रमुख बात हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, किस तरह शिक्षण संस्थाओं में जो है भ्रष्ट व्यवस्था जो है वह छाई हुई है, किस तरह भ्रष्टाचार जो है शिक्षण संस्था में किया जाता है। जिन शिक्षण संस्थाओं को यहाँ पर ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, जिन शिक्षण संस्थाओं को ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, उसी मंदिर में किस तरह यहाँ पर भ्रष्ट व्यवस्था फैली हुई है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाती है कि एक अच्छे आदर्श शिक्षकों की यहाँ पर क्या हालत है। किस तरह किसी रिश्तेदार या फिर जो यहाँ पर ज्यादा डोनेशन देते, पैसे देते, उनको प्रमोशन मिलता है, और किस तरह कितनी आसानी से शिक्षकों को यहाँ पर बदला जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक बात हम देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग है युवक से कहता है कि समझ लो अगर तुम्हें नौकरी मिल भी गई तो सिर्फ 1 ही साल के लिए समझना। और सह शिक्षकों के संदर्भ में वो कहता है कि क्या है, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हर साल बहुत सारे शिक्षक आते हैं और जाते रहते हैं, तो ऐसे में किस किस का नाम याद रखूं। और स्कूल का नाम देखिए, कोई भी एक शिक्षक एक ही स्कूल में वहां काम नहीं कर सकता है। किसी अच्छे या फिर बुरे कारण से, झूठे या फिर सच्चे कारण से जो है उनको काम से जो है यहाँ पर निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भरे को यहाँ पर खाली करना और खाली को भरे करना, मतलब किसी शिक्षक को काम पे लेना या फिर किसी को निकालना जो है बहुत ही आसान बात है, ये तो चलता ही रहता है करके। मतलब शिक्षक के जीवन में कोई स्थिरता जो है वहां नहीं रहता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शिक्षकों का महत्व क्या है, क्योंकि शिक्षक जो है उनके जीवन में स्थिरता नहीं रहती, उनके काम की, उनकी नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं रहती है। फिर भी वह क्या करते हैं, अपना पूरा ध्यान जो है अपने बच्चों के लिए, मतलब स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनके जीवन के लिए, उनका एक उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए वह समर्पित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बुजुर्ग पात्र है वह भी जो है उसके साथ हुए अन्याय को वह सह नहीं पाता है। आदर्श शिक्षक और एक ईमानदार शिक्षक होने के बावजूद, इतने ज्ञानी होने के बावजूद, इतने यहाँ पर पुरस्कार मिलने के बावजूद भी जब उसे प्रमोशन नहीं मिलता है और बार बार उस पर अपवाद लगाकर उसके प्रमोशन को रोक दिया जाता है, तो उस धोखे को, उस अपमान को वह सह नहीं पाता है और अपने मानसिक संतुलन ही वह खो बैठता है। तो इस बुजुर्ग पात्र के जरिए एकांकीकार ने यहाँ पर एक सफल प्रयास जो है किया है कि
शिक्षकों के जो जीवन है, संघर्षमय जीवन है, उस पर प्रकाश डालने का और उसके साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था को जो है पर पर्दाफाश करने एक सफल प्रयास जो है उन्होंने किया है। देखिए, एकांकीकार ने यहाँ पर शिक्षकों के जो संघर्षमय जीवन है और जो शिक्षकों का महत्व क्या है, इसे समझाने का एक सफल प्रयास यहाँ पर उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ शिक्षण व्यवस्था में फैली हुई जो भ्रष्ट व्यवस्था है या फिर जो भ्रष्ट व्यवहार है, उसे पर्दाफाश करने का भी एक सफल प्रयास जो है किया है। धन्यवाद।